अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और माह मुबारक में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमने तरतीब दिए हैं जिसमें माह रमज़ान के हवाले से, इसकी फजीलत के हवाले से और दीगर अहकामात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। सुबह के वक्त ये मौका मिलता है कि मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें और ख़ास तौर पर इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है सियासी, उस हवाले से पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हमारी रही है। ताहम उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर हम कई सालों से बात कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक में कार खैर का जो काम है या इससे वाबस्ता जो लोग हैं उसमें हमें इजाफ़ा देखने में आता है और बड़ी खुशाइन बात है। मुख्तलिफ समाजी तंजीमें, मुख्तलिफ शख्सियात, अपने तई भी कुछ लोग काम करते हैं और इस पूरे माह मुक़द्दस में लोगों को सहर और अफ्तार में खाना मुहैया करते हैं, इफ्तारी और सहरी की सूरत में। और इसके साथ साथ और बहुत सारे काम जो है वो इस खैर के महीने में शुरू किए जाते हैं। तो इस हवाले से मुख्तलिफ NGOs के लोग और मुख्तलिफ जो है शख्सियात यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होती हैं जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बहरहाल ये सिलसिला भी इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। आज भी जो मेहमान है आपका भी ताल्लुक, एक आप समाजी शख्सियत हैं, एक समाजी कारकुन हैं। इससे पहले प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं शकील कायम खानी साहब, जो कि एक्स नाजिम हैं सोमारो डिस्ट्रिक्ट उमरकोट के। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं 2025 और 26 में के लिए रोटरी इंटरनेशनल D3271 सिंध बलूचिस्तान पाकिस्तान। आपको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश जनाब शकील कायम खानी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अच्छा, ये जो आपका काम है समाजी, ये तो साल साल जारी रहता है। जैसे मैंने अभी तस्करा किया कि माह मुबारक में तो उसका इजाफा हो जाता है खैर से। ताहम आपका तो काम की नौइयत ऐसी है जो साल साल जारी रहती है और एक बड़े तवील अरसे से जारी है। मैं चाहूँगा ज़रा मुख्तसरन इब्तिदा में ज़रा इसका तस्करा हो जाए कि सिलसिले का आगाज़ कैसे हुआ और ठीक तरह से याद करके बताइए कि वो कौन सा ऐसा शख्स था या कोई इदारा था जिसको देख कर ये सोचा कि हमें भी इस काम में आगे होना चाहिए। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बात हो। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम आपके इस प्रोग्राम में यहाँ पर लाइव सबके सामने हाजिर हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि ये सिलसिला कब स्टार्ट किया, और वैसे तो बचपन ही से मुझे शौक़ था सोशल एक्टिविटीज़ का, और लेकिन जब रोटरी मैंने ज्वाइन की वो 2003 में ज्वाइन की थी। 2003 में हमारे करीब ही एक रोटरी क्लब हुआ करता था, रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब ऑफ कुंडरी। तो उनके मेंबर्स ने आके हमें जब रोटरी के बारे में बताया था तो उस वक्त फिर उनके जो काम काज थे वो देखते थे। वाकई वो लोग थर के इलाके में और मुख्तलिफ इलाकों में ख़ासतौर पर जो रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स वो बना कर दे रहे थे बरसातों में, क्योंकि थर के इलाके में आपको पता है कि पानी पीने के लिए वो उन्हें स्टोर करना पड़ता है कुछ साल के लिए। तो वो टैंक्स वगैरह, रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स वगैरह बना कर देते थे। वो प्रोजेक्ट था एक बहुत अच्छा। तो वो देख कर उनसे इंस्पायर हुए थे हम लोग। तो फिर हमारे समारोह के हम तकरीबन 20-25 लोग थे कि हम लोगों ने कहा कि भाई हमें समारोह में भी रोटरी क्लब बनाना है। तो 2003 में हमने ये रोटरी क्लब चार्टर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसका चार्टर प्रेसिडेंट भी मैं ही था 20-21 साल पहले। बहुत तो काफ़ी यंग उम्र में आपने जो है वो कम उम्री से इसका सिलसिले का आगाज़ किया, ये भी कमाल है। जी बिल्कुल, ये 21 साल जद्दोजहद थी। चार्टर प्रेसिडेंट बनने के बाद हम लोगों ने काम काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट किया और हमने इनिशियली जो स्टार्ट किया था एक छोटे से प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था कि हमारे इलाके में उस वक्त जब कोई बीमार हो जाता था, किसी को खून की ज़रूरत पड़ती थी, तो फिर काफ़ी लोगों को जमा किया जाता था, फिर उनके टेस्ट किए जाते थे, और उनमें से जो एक आध कोई मैच हो जाता था तो उसको फिर वो खून की बोतल दी जाती थी। तो हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, क्यों ना हम अपने इलाके के लोगों का एक ब्लड ग्रुप जो है वो टेस्ट कैंप लगाएं और एक लिस्ट बना लें, कंपाइल कर लें, जिससे फिर वो ये जो लोगों का हज़ारों रुपए का खर्चा है कि 10-20-25 लोगों को बुला के टेस्ट किया जाता है। तो फिर हमने पहला जो प्रोजेक्ट किया था रोटरी क्लब समारोह ने, वो एक ब्लड ग्रुप टेस्ट कैंप किया था और हमने हमारे सराउंडिंग के इलाके के टोटल नौजवान लड़कों के उनके पूरी लिस्ट बना ली थी। फिर उसके बाद ये होता रहा कि जो लोग आते थे कि इन्हें खून की ज़रूरत होती थी तो वो रोटरी से रब्ता करते थे। रोटरी ने बता देते भाई A पॉजिटिव आपको चाहिए, तो A पॉजिटिव की 20 बंदे हैं, इनमें से आपका जानने वाला जो भी आप उन्हें बुलाएं और खून, तो वो उसके पैसों की बचत और टाइम की बचत। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट लिया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई, हमने
थर के इलाके में भी काम किया, एजुकेशन पे भी काम किया, हेल्थ पर भी काम किया, सैनिटेशन पर भी काम किया। 3 हमने मैचिंग ग्रांट्स की वहाँ पर। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कैंपस, उमरकोट कैंपस के अंदर जी जी जी। हम लोगों ने कंप्यूटर लैब इस्टेब्लिश करके दी, उन्हें बहुत लैपटॉप्स दिए, फर्नीचर दिया, और 200 स्टूडेंट्स को 2 साल के लिए स्कॉलरशिप दी। माशाल्लाह, तो बहुत उसके अच्छा। बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं असिस्टेंट गवर्नर बना, फिर डिप्टी गवर्नर बना, एड जी टू गवर्नर बना, और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 6 मंथ्स बिफोर हमारा जो इलेक्शन हुआ था, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3271, ये पाकिस्तान में बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। 3271 जो है सिंध और बलूचिस्तान पर मुश्तमिल है, बिल्कुल ठीक और है। 3272 केपी की और पंजाब पर मुश्तमिल है। बिल्कुल तो ठीक फिर वो इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन में मुंतखब होकर आया डिस्ट्रिक्ट बहुत गवर्नर। हमारे 2 साल पहले इलेक्शन हो जाते हैं, तो मुझे चार्ज तो मिलनी है 25-26 में, यानी 1 जुलाई 25 को। जी तो जी। लेकिन वो 2 साल पहले हमारा इलेक्शन उसका, और वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीत कर आ चुका हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें इलेक्शन पहले से मुकम्मल कर लिया जाता है इस प्रोसेस को, ताकि आपके पास एक गाइडलाइन हो, आपके पास एक एजेंडा हो जिसको आप ड्राइव कर सकें। ये भी बड़ा कमाल है। अच्छा, अब ये उमरकोट के बारे में, अब हम तो जो शहर कराची में रहते हैं उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ रखा है, हमें तो क्योंकि सहाफ़त से वाबस्तगी है तो हमें जाने का इत्तेफाक हुआ तो पता ही चलता है कि बड़ी खूबसूरत जगह है, और बहुत सारी इसके साथ कहानियाँ भी मंसूब हैं। ताहम ये कि लोगों का मेयार ज़िंदगी जो है वो बहाल ना हो पाना, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अब ये जो बड़े बुनियादी आपने चीज़ों की निशानदेही की है, बहुत सारी हुकूमतें यहाँ पर रहीं, लेकिन कभी भी किसी को ख्याल नहीं आया कि इस तरह का काम किया जाए। बड़ी हैरानकुन बात है, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जो हुक्मरान जमात है, जो बड़े तवील अरसे से यहाँ हुक्मरानी की है, लेकिन ये जो देही इलाकों का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इनके लिए जो मसाइल हैं, इनके लिए डिस्पेंसरीज बनाना और दीगर काम करना, इसमें कितना एक्टिव रहे या क्या कुछ हो सका है, सर ये तो बताइए, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर इसको जानते हैं, फरमाएं। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह समारोह का नाजिम भी रहा हूँ जी 2005 में, और मैं डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट उमरकोट बिल्कुल का। ठीक है। तो इस फील्ड के अंदर काफ़ी पहले जो हालात थे, वो अब इस वक्त वो चीज़ें नहीं है, ठीक काफ़ी है। तरक्की हुई है। ख़ास तौर पर हम कम्युनिकेशन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। हमारे पहले रोड रास्ते इतने तो ख़राब हुआ करते थे कि यहाँ से एक बार जो चला जाता था तो वो दोबारा तौबा करता था कि भाई ऐसा ही हमें है। इस साइड पे नहीं जाना। बिल्कुल सही। लेकिन आज वही रोड रास्ते इतने ज़बरदस्त बन चुके हैं कि मैं कहता हूँ कि अगर बड़े बहुत शहरों खूब। में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आप ऐसे रास्ते आपको नहीं मिलेंगे। बहुत खूब। तो जो सफ़र हमारा 6 घंटे का हुआ करता था समारोह का, आज उसको कर 3-3.5 घंटे का हो चुका बहुत है। खूब। बहुत तो खूब। इसके अलावा जो जिस तरह आपने कहा कि उमरकोट एक मशहूर इलाका है कुछ कहानियों के हवाले से, जी जी। तो बड़ी आपने लोग दास्तानें यकीनन, इसके साथ हाँ, मंसूब हैं, बिल्कुल। उमर मारवी की उमर मारवी दास्तान का, तो जी यकीनन आपने जी सुनी होगी, जी उसी जी। नाम से वो उमरकोट है। और वो किला आज भी वहाँ पर मौजूद है। उमरकोट का किला बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी डैमेज हो चुका था, लेकिन लास्ट 10 ओवर के अंदर हमारे जो कल्चर के मिनिस्टर थे सरदार अली शाह, जी वो जी उसी शाह साहब। इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एंटिक्विटीज़ की भी उन्हीं के पास वजारत थी। तो उन्होंने फिर उस जो किला था उसके बहुत अच्छे काम कराए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी पोजीशन में दोबारा वहाँ पर वो किला बना दिया गया है, बल्कि उसकी रिपेयर करके उसको बहुत अच्छा बना दिया गया है। और वहाँ पर म्यूज़ियम भी बना दिया गया है, जहाँ पर माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त लोगों के लिए घूमने, जब आते हैं घूमने के लिए तो वो लोग लाजमी जो है म्यूज़ियम जाते हैं और म्यूज़ियम देखते हैं। इसी तरह वहाँ पर अकबर बादशाह जो है की पैदाइश जो है वो उमरकोट की, वहाँ पर उमरकोट में अकबर बादशाह की पैदाइश हुई थी, और आज भी उनकी जो जाए पैदाइश है वो वहाँ पर एक निशानी के लिए वहाँ पर एक बना दिया गया है, ताकि वो पता चले कि ये अकबर बादशाह की पैदाइश थी, और लोग जाने वाले वो अकबर बादशाह की जाए पैदाइश का भी जायजा लेते हैं। और उमरकोट वैसे इसलिए भी ज़्यादा मशहूर है कि ये बेसिकली गेटवे है थर का, यानी सिंध और थर का संगम है। तो यहाँ से उमरकोट से यूं ही निकलते हैं तो थर स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है वो हम इसको सिंधी में कहते हैं कस का इलाका, तो यानी वो थर से थर का गेटवे। तो इसलिए यहाँ पर जो है कारोबारी मामला भी माशाल्लाह उमरकोट के इस वक्त बहुत अच्छे हैं। वो इस वजह से कि वहाँ से फिर थर के लोग वहाँ से अपनी परचेजिंग करने के लिए उमरकोट आते हैं, और यहाँ से जो है वो अपनी चीज़ें लेकर फिर थर के इलाके वापस जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा और क्या ऐसी बुनियादी सहूलियात हैं जिसके ऊपर आप समझते हैं कि फिलफोर काम करने की ज़रूरत है? और जैसा भी आपने डेवलपमेंट की बात की, वो जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी कंट्रीब्यूशन रही है, ख़ासतौर पे थर के एरिया जितना भी डेवलप हुआ उसमें कंपनी जो है वो पेश रही। जब उन्होंने हमें बुलाया, विज़िट करवाया, तो पता चला कि उन्होंने जब भी थरकोल की माइनिंग चल रही थी, ड्रिलिंग हो रही थी,
तो उस वक्त उन्होंने जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम भी किया और कुछ ऐसे हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स और इस तरह एजुकेशन के हवाले से काम कर रहे थे। कितने इफेक्टिव रहे हैं और उमरकोट की क्या सूरत हाल है, ज़रा ये तो बताएं कि क्या कुछ हुआ है। उमरकोट के पहले मैं बताया चलूँ कि हमारी ये खुशकिस्मती रही कि सरदार शाह जो है वो एजुकेशन के ही मिनिस्टर थे। जी। तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर काफ़ी काम हुए। जो स्कूल डैमेज हो चुके थे सैलाब में, वो उनमें काफ़ी जो है दोबारा रिपेयर हुई उनकी। और सबसे बड़ा जो काम हुआ था वो ये हुआ था कि सिंध के अंदर 55,000 प्लस टीचर्स जो है वो नए जो है अपॉइंट हुए, जिसकी वजह से जो क्लोज स्कूल थे, जो बंद पड़े हुए थे काफ़ी अरसे से, वो सारे स्कूल खुल चुके हैं। और हेल्थ के हवाले से अभी बहुत गुंजाइश मौजूद है। हेल्थ के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो PPHI के जो है इनके हवाले जो कुछ वहाँ के BHUs या डिस्पेंसरीज वगैरह जो की गई थी, उनमें से कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट के पास हैं उसमें भी बेहतरी की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। इस तरह तालका हॉस्पिटल्स हुए वहाँ के, उनमें भी बहुत बेहतरी गुंजाइश है। बिल्डिंग जो है समारोह की, तालका हॉस्पिटल की बिल्डिंग बिल्कुल ही ज़बू हाल हो चुकी है, उसको नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है। अब पिछले दिनों ही थोड़ा सा एक हादसा हुआ था कि उसकी छत के जो है कुछ हिस्सा जो है वो गिर चुका था, जिससे एक बच्ची मामूली ज़ख्मी भी हुई थी। तो इस हेल्थ के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है और गवर्नमेंट को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस पे काम किया जाए। और थर के लफ्ज़ जिस तरह आपने कहा कि जो कोयले का जो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, इसके बाद से वहाँ पर जो मुख्तलिफ कंपनीज आई थी उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। ख़ासतौर पर एंग्रो वालों ने काफ़ी काम किए। मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर वो लोग थर के इलाके में काम कर रहे हैं और जिसका बेनिफिट यकीनन थर के लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल सही है। और जो पब्लिक सेक्टर जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने ब्रीफ किया, ख़ासतौर पे स्कूल्स के हवाले से मॉडल स्कूल्स उन्होंने बनाए हैं और हॉस्पिटल्स वगैरह के ऊपर भी काम चल रहा है। तो बहरहाल ऑल एंड ऑल अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, प्रोग्रेस हमें नज़र आ रही है। गोइंग फॉरवर्ड आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अब ये पोलियो से जब ये सिलसिला शुरू होता है, पोलियो की ड्राइव चलती है, फिर देखते हैं कि दोबारा से केसेस सामने आ जाते हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर और क्या कुछ हो रहा है, ज़रा ये भी बताइए। और आप हैसियत रोटरी के मेंबर के क्या सोच रहे हैं, क्या करने का इरादा रखते हैं, ये चाहूँगा ज़रा इसको हाईलाइट करें। सबसे पहले तो मैं पोलियो के हवाले से बताना चाहूँगा कि जब से ये बेड़ा रोटरी ने उठाया है कि हमारा अज़्म है कि इंशाल्लाह दुनिया से पोलियो का खात्मा किया जाएगा, तो उस वक्त से हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया के अंदर काम किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आकर सिर्फ 2 कंट्रीज़ ही रहे हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत पोलियो के केसेस अभी बाकी हैं, एक अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी हमारे जो रोटरी के हमारे ट्रस्टी हैं अजीज़ मेमन साहब, उनकी सरबराही में वो हमारे नेशनल चेयर भी हैं रोटरी पोलियो प्लस कमेटी के, तो उनकी सरबराही में बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। और हम हर रोटरी क्लब जब ये पोलियो के डेज़ जो आते हैं तो उस पर बहुत एक्टिव हो जाते हैं और भरपूर तरीके से काम करते हैं। अगर कोई पोलियो के कतरे बच्चे पिलाने से कोई कुछ फैमिलीज़ इनकार करती हैं तो वहाँ पर हमारे रोटरी के जो हमारे मेंबर्स हैं वो वहाँ पर पहुँच कर, क्योंकि ज़ाहिर है हर इलाके में उनका अपना एक इन्फ्लुएंस है रोटरी के मेंबर्स का, तो वो कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से ना रहे। तो ये हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा हो जाएगा। दूसरी आपने कहा कि भी अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो अभी इस वक्त हमारा एक मेन जो बड़ा प्रोजेक्ट हमने इनिशिएटिव ले भी लिया है और वो स्टार्ट कर दिया है, रोटरी स्मार्ट विलेजेस का। ठीक है। ये बेसिकली हम लोगों ने हमारे जो इस वक्त जो रोटरी के रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर पाकिस्तान से हैं फैज़ किदवाई साहब, तो उनका ये एक इनिशिएटिव था और उन्होंने ये एक सोचा था कि उनका ये एम है कि भाई जो 2022 में जो बरसात से इलाके मुतासिर हुए थे तो उन फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर फ्लड अफेक्टेड लोगों को घर बना कर दिए जाए, क्योंकि उनके घर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, तो उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो इसलिए फिर ये एक रोटरी स्मार्ट विलेज के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जो हमने स्टार्ट लिया था। इसका टंडोलियार का एक इलाका है चंबड़ के करीब 2 गांव हमने बनाना स्टार्ट किए थे, रामनगर और जीजा कॉलोनी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों गांव हमने कंप्लीट कर लिए। दोनों गांव के अंदर 200 हाउसेज हमने कंप्लीट बना दिए वहाँ पर। तो यानी हम हर फैमिली को एक कमरा बनाकर देते हैं, यानी वो जिस तरह हमारे थर के इलाके में जिसे चौरा कहते हैं या हट कहें हम, तो वो इस टाइप का हम लोग उन्हें बनाकर देते हैं। जब वो सारे कंप्लीट हो गए तो उसके बाद हमने उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी सहूलियात के लिए वहाँ पर स्कूल बना कर दिया, डिस्पेंसरी बना कर दी, कम्युनिटी सेंटर बना कर दिया
और उनको साफ पानी पीने के लिए, आपने देखा होगा देहातों के इलाके में सबसे ज़्यादा बीमारियां जो है पीने के पानी की वजह से होती हैं बच्चों में स्पेशली, तो वो मट्टी वाला पानी पिया जाता है। तो हमने अब हमारी कोशिश ये है कि हम जो भी गांव बनाएं उसके अंदर साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाएं। तो हमारा उस गांव के अंदर हमने अपना फिल्ट्रेशन प्लांट भी स्टार्ट कर दिया है और अब आज उस इलाके के लोग साफ सुथरा फिल्टर शुदा पानी पी रहे हैं। और इसके अलावा हर घर को, वहाँ पर बिजली नहीं थी तो हर घर को हमने सोलर पे जो है सोलर पैनल लगाकर हर घर को भी रोशन किया है, ताकि वो भी शहर के लोगों की तरह रात अंधेरे में ना गुजारें और बल्बों की रोशनी के अंदर गुजारें। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था जो हमने स्टार्ट किया था। हाँ, मैं चाहूँगा ज़रा शकील साहब इसके बारे में बताएं कि ख़ासतौर पे बिजली का एक बहुत बड़ा मसला है और इतना पोटेंशियल वहाँ पर है क्योंकि सूरज है, काफ़ी रोशनी उसकी होती है, काफ़ी देर तक होती है क्योंकि गर्म इलाके हैं। तो वहाँ पे सोलर के पोटेंशियल से फ़ायदा उठाने के लिए क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट है कोई जो बड़े पैमाने के ऊपर पूरे पूरे गाँव को जो है वो बिजली प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ये बड़ा प्रैक्टिकल सा है और मेरे ख्याल में अब तो खैर ज़्यादा कॉस्ट पड़ गई है, पहले बड़ा लो कॉस्ट हुआ करता था। तो क्या इस हवाले से भी आपने सोच रखा है कुछ काम करें? इस हवाले से हमने सोच ही नहीं रखा, बल्कि हमने अमली तौर पर इस काम का आगाज़ कर दिया है। एक इंटरनेशनल कंपनी शाइनदार के नाम से वो इस तरह का काम करना चाहते थे। तो हमारे यहाँ कराची के 2 क्लब्स हैं, रोटरी क्लब सेफ सिटी और रोटरी क्लब सनसेट मिलीनियम। इन दोनों ने मिलकर ये इनसे एग्रीमेंट साइन किया है कि आप हमको डेमो दें तो फिर हम आपका इस हवाले से कोई बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, ग्लोबली हम ग्लोबल ग्रांट के ऊपर जाएंगे और जो हम स्मार्ट विलेजेस बना रहे हैं और बन रहे हैं और आगे जो बनने हैं उनको हम इस प्रोजेक्ट के तहत रोशन करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से कोई 1 हफ्ते पहले इसी कंपनी ने हमारे जो समारोह के करीब एक गांव बन रहा है रोटरी स्मार्ट विलेज लकी फार्म, तो वहाँ पर उन्होंने डेमो दिया है। 8 घरों को उन्होंने रोशन किया है अपने सिस्टम से ले जाकर। वो 2 महीने तक डेमो वहाँ पर लगा रहेगा। अगर हम लोग उससे मुतमिन हो जाते हैं और उनका सिस्टम जो है अभी तक तो हमें समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा सिस्टम है, तो फिर हो सकता है कि हम इसको ग्लोबल ग्रांट पर लेके चले जाएं। और फिर हमारा जो अज़्म है हमारे रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर का कि हमें 200 घर बना 200 सॉरी घर नहीं 200 गाँव बनाने हैं। तो इंशाल्लाह हम 200 गाँव को ये प्रोजेक्ट हम ले जाकर लोगों को इनके गाँव को इस प्रोजेक्ट के तहत रोशन करेंगे। अभी फिलहाल हमारा ये 5 गांव जो हैं 2 बन चुके हैं और 3 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो हम 5 गांव का प्रोजेक्ट हमने बना लिया है और अगर हमारा ये डेमो कामयाब हो जाता है तो इंशाल्लाह हम इसे ग्लोबल ग्रांट पर ले जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, अब एक और जो सबसे बड़ा मसला वो पानी का है। अब पानी के लिए बाकायदा कोई हमारे पास कोई चैनल्स होने चाहिए, कोई रिजर्वायर्स होने चाहिए, कोई रेस्टोरेशन की जगह होनी चाहिए। और अभी भी पानी की जितनी वेस्टेज हो रही है वो शायद कहना बड़ा मुश्किल है कि कहीं और इसकी मिसाल मिलेगी। उसको रिस्टोर करने के लिए या उसकी कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्या कुछ हुआ है अब तक, वो बताइएगा। एक ब्रेक छोटी सी लेनी है, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक यहाँ ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी। जनाब शकील क़ाइम ख़ानी साहब तशरीफ़ फरमा है और उमरकोट से आपका ताल्लुक़ है और वहाँ के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। देही इलाकों के मसाइल जो है अमूमन ज़ेर बहस नहीं आते। मैं इससे पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसमें आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात हुई थी। और अब ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो छोटे बड़े इलाके हैं यहाँ पर लोग किस तरह ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला पानी का है, जिसे कुछ देर पहले मैं इस मौजू पर आ चुका था। शकील क़ाइम ख़ानी साहब तशरीफ़ फरमा है, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करूँगा। अब ज़रा बताएं, पानी के लिए जो तगदौ होती है, जो जिद्दोजहद होती है, शहर में रहने वाले लोग तो शायद उसको कभी ना समझ सकें। और हमेशा मैं कहता हूँ अगर उनको ये समझ में आ जाए कि वहाँ पर कितनी लोग कोशिशें करते हैं, कितनी मेहनत के साथ पानी इकट्ठा करते हैं, तो शायद वो पानी का ज़िया करना छोड़ दें। ज़रा फरमाइएगा।
आपने बिल्कुल सही कहा। और इससे ज़्यादा हम मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को कोई भी नहीं समझ बिल्कुल सकता, सही। क्योंकि मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ जी वो टेल एंड का एरिया है, जो नहरी पानी के हवाले जी से। जी। तो वहाँ पर हमें बिल्कुल जब थोड़ा पानी बच जाता है तो वो पानी हमें दिया जाता है। तो उसमें अभी रोटेशन सिस्टम हमारे पास चलता है कि जी, एक हफ्ते पानी होता है, एक उसको हफ्ते उसकी मिलेगा, शाखें बिल्कुल बंद कर सही दी है। जाती हैं। कुछ एरियाज तो ऐसे भी हैं जहाँ पर दो दो हफ्ते और तीन तीन हफ्ते बंद किया जाता है, फिर एक हफ्ते पानी दिया जाता है। तो उससे हमारी एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती बिल्कुल है, और हमारे एवरेज जो हैं, जो फसल के आने चाहिए, वो भी नहीं आते। नहीं आती। तो इस सिलसिले में जो है काम करने की बहुत ज़रूरत है। सिंध गवर्नमेंट ने एक थर के इलाके में बहुत अच्छा काम किया कि वहाँ पर उन्होंने डैम्स बनाए, छोटे जी, छोटे डैम्स बनाए, जिससे आज थर का एरिया जो है वो सरसब्ज शादाब हो चुका है, और वहाँ पर बाकायदा फसलें लगाई जा रही हैं, और माशाल्लाह। बहुत अच्छे एवरेज भी आ रहे हैं। हुँ, और वहाँ की फसल के नगर पार करके इलाके में, हुँ, और वहाँ की जो फसल की जो लोग जाकर विज़िट करते हैं तो वो बहुत मुतासिर भी होते हैं कि बहुत खूब। उनका जो टेस्ट का जो है वो भी बहुत अच्छा अच्छा होता है, है। बिल्कुल। वहाँ की फसल का जो भी चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं। और अब हमारा जो इलाका है तो उसके अंदर पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए यकीनन हमारा जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं हर इलाके के, तो उनसे सलाह मशवरे के बाद, जिस तरह किस किस्म की कोई शिकायत ना हो किसी भी इलाके के, जी। तो इस तरह डैम्स बनने चाहिए। हुँ, लेकिन वो ऐसे डैम बनने चाहिए जिसमें सब लोगों की रजामंदी शामिल हो। बहुत खूब, बहुत ऐसा खूब। ना हो कि सिंध के लोगों को उसमें तहफ़्फ़ुज़ात हों, केपीके के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हों, हुँ, और फिर वो उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो उससे बेहतरी की बजाय और ज़्यादा ख़राबी पैदा होगी। बिल्कुल तो ठीक है। डैम्स ज़रूर बनने चाहिए, हुँ, लेकिन सबकी रजामंदी से। मेगा डैम होने चाहिए, बड़े डैम्स बनाने चाहिए। और ये भी सही है कि म्यूचुअल कंसेंसस होगा तो तभी वो चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल हो सकेगी, और ये ज़रूरी भी है। लेकिन अब इसकी अहमियत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ास तौर पर भी जो फ्लड आया और उसके बाद जो तबाही हुई है। अब वाक़तन बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि हमने करना क्या है और इस पानी को ज़ाया होने से कैसे बचाएं, इसको कैसे सारा साल जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या कर रही है? आपकी जो शाह साहब से, क्योंकि आपका इलाका एक ही है और बड़े वाइस आदमी हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, मैं जितना उनको जानता हूँ या जितना उनके बारे में मुझे पता चला है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर बड़ा उन्होंने ईमानदारी से और बड़ी डेडिकेशन के साथ काम किया। अब क्या सोच रखते हैं, और इलाके की डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे लोगों के पास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जैसे आपने बताया है कि आपको ये बहुत बड़ा काम है जो हुआ है, और क्या कुछ होने की ज़रूरत है जिसको आप समझते हैं कि पॉइंट आउट किया जाए कि ये हुकूमत फ़ौरन इसके ऊपर काम करे? जी। सबसे जो अहम चीज़ है वो तो आपने बता ही दिया कि हुँ, पानी का मसला है जी। हमारा। और उसके लिए हमारे वहाँ के जो एमएनए हैं, हुँ, नवाब मोहम्मद यूसुफ टालपुर जी, साहब, जी। उन्होंने हमेशा असेंबली के अंदर बहुत शिद्दत से आवाज़ उठाई है पानी के मसाइल के ऊपर। और उनको उनकी बाकायदा बात सुनी भी जाती है और उनकी बात को अहमियत भी जाती है। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि नवाब साहब दोबारा भी असेंबली में जीत कर पहुँचे हैं तो यकीनन जो हमारा सबसे बड़ा इशू है, पानी का इशू है, इस पर बात भी करेंगे, और जो इस हमारे इलाके का जो हक बनता है पानी का, वो हमें दिलाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके पास ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों जो असेंबली के अंदर जाकर आवाज़ बुलंद कर सके। अच्छा जी, अभी हॉस्पिटल वगैरह के हवाले से ज़रा हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई क्रिटिकल इंजरी हो जाती है या अगर कोई गायनी के केसेस होते हैं या इस तरह की, तो फिर उनको शहर की तरफ आना पड़ता है, और यहाँ तो बहुत दूर दूर तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। चंद एक प्राइवेट सेक्टर वगैरह में हमने देखा काम हुआ, गम्बट वगैरह में बड़े शानदार हॉस्पिटल बना जिसकी मिसाल दी जाती है, जी। लेकिन इसको तो बड़े पैमाने पर ज़रूरत है। वहाँ पर इस किस्म के प्रोजेक्ट की कितनी ज़रूरत है, और अगर खुदा ना करे क्रिटिकल इंजरीज़ या कुछ इस तरह के केसेस आएँ, ऐसी सूरत में क्या किया जाता है फिर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह जो गम्बट में बनाया गया है, या हम्म, हैदराबाद और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एनआईसीबीडी जो हम्म, है बनाए गए हैं, उसका यकीनन हमारे इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन इसको डिस्ट्रिक्ट सतह पर लेके जाना चाहिए, जी, क्योंकि हमारा जिस तरह उमरकोट और मिरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में एनआईसीबीडी का कोई सेटअप नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पर कोई इस किस्म की कोई सूरत हाल पैदा हो जाती है दिल के मामलात के हवाले से, तो फिर उन्हें या तो मिट्टी ले जाया जाता है, या हैदराबाद ले जाया बिल्कुल जाता है, या सही। टंडो मोहम्मद खान। हम्म, तो ये तीनों ही काफ़ी दूर पड़ते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट सतह पर इसको, बल्कि डिस्ट्रिक्ट से भी बढ़कर तहसील सतह पे तहसील ये सतह पर फैसिलिटीज़ हो, होनी बिल्कुल। चाहिए। तो इस फील्ड के अंदर तो बहुत गुंजाइश मौजूद है काम करने की, राइट। स्पेशली हेल्थ के शोबे के अंदर। और हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे इलाके से, जो हमारे इलाके में या हमारे गांव से या शहरों से जो लोग डॉक्टर्स बनते हैं, हमारे मेल या फीमेल मैं जो आ रहा डॉक्टर्स था उस होते हैं, तरफ, अच्छा हुआ तो आपने वो इशारा दिया। लोग जो है वो अपने इलाके में खिदमत देने के लिए तैयार नहीं है।
हालांकि इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारा अगर मैं अपने इलाके की बात करूं तो हमारा तालुका हॉस्पिटल में इस वक्त सैकड़ों पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं, कोई डॉक्टर्स ही नहीं वहाँ पर। जी। अब हमारे पास कोई फीमेल डॉक्टर मौजूद नहीं है। अगर कोई फीमेल को बीमार होकर पहुंच जाती है, किसी का डिलीवरी का इशू है, तो या तो प्राइवेट क्लिनिक की तरफ रब्ता करेंगे या फिर उनको बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है। हमारे जो तालुका हॉस्पिटल्स जो हैं या गवर्नमेंट के जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसमें बहुत काम की गुंजाइश मौजूद है। और स्पेशली मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो स्टूडेंट्स जो अपना डॉक्टर बन चुके हैं और वो शहरों की जानिब जाकर वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो वो कुछ कोशिश करें कि अपने इलाके में जहाँ से वो पढ़कर निकले हैं, जहाँ पर वो जवान हुए हैं, उस इलाके का भी उतना ही हक उनके ऊपर बनता है। तो वो उस हक को अदा करते हुए कुछ अरसे के लिए उस अपने इलाके के अंदर भी ड्यूटियां देने चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि वॉलंटियरली काम करें। और ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब तो हमारे लिए सब कुछ पैसा ही ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। बड़े क्लिनिक्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिसेस करना, हाउस जॉब करना, इसको तरजीह दी जाती है। लेकिन सब में ज़्यादा ज़रूरी ये है, जैसे अभी शकील भाई ने निशानदही की है, उन बच्चों से ख़ास तौर पर दरख्वास्त है कि अपने आबाई इलाकों में जाएँ, वहाँ पे लोगों की खिदमत करें और वहाँ जाके सूरत हाल देखें। वहाँ आपकी ज़रूरत है। अगर वाक़तन आप डॉक्टर बन ही गए हैं किस्मत से, तो फिर इसको खुदा की तरफ से एक जो है वो एक उसकी अता इसको समझिए और जाके ऐसे इलाकों में काम कीजिए। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो शायद पैदाइश तो उन आबाई इलाकों की है, लेकिन उसके बाद कभी वहाँ पलट के शायद नहीं गए होंगे। लेकिन अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की होती है। जब भी कोई वबा आती है, कोई तो इस तरह सैलाब आता है, फ्लड आता है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा जी, अब ज़रा अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताइए और क्या समझ रहे हैं कि जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे अब एक और बड़ा मामला ये है कि जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ी है, शहर में रहने वाले लोग ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अब देही इलाकों में बेचारों की इजरत भी कम है, फसल ख़राब हो जाए तो पूरे साल के लिए बेचारे जो है वो बेबस हो जाते हैं। कैसे गुजर बसर होगी और क्या वहाँ का इकनॉमिक सिस्टम है, ख़ास तौर पर राशन वगैरह की जैसे ड्राइव हमें शहरों में चलानी पड़ती है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये फरमाइए। वैसे तो रमज़ान के महीने में तो काफ़ी लोग जो है गरीब मसाकिन जो लोग होते हैं उनकी इमदाद अपने तौर पर भी करते रहते हैं। और ये इफ्तार और सहरी के जो है उनके पास वो सिस्टम चला रहे हैं, जिससे लोगों को, गरीब लोग वहाँ पर आकर इफ्तार के टाइम पे इफ्तार भी करते हैं, सहरी के टाइम पे सहरी भी करते हैं। लेकिन हमें सोचना इस चीज़ पर है कि उनका मुस्तकिल हल किस तरह किया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने रोटरी के प्लेटफॉर्म से एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वोकेशनल सेंटर के ऊपर। हमने पूरी टीम अपनी बना दी है और नेक्स्ट वीक या इंशाल्लाह 15 दिन के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। हम चाह रहे हैं कि जो गांव हम लोग इस वक्त हमारा फोकस जो है वो हम वहीं पर है, जो हम गांव वहाँ पर बना रहे हैं उन इलाकों में। तो हम उन इलाकों में सिर्फ गांव नहीं पर गांव के सराउंडिंग में भी कोई जो लोग रहते हैं, दूसरे जो देहात के लोग हैं, तो वो उन लोगों के उनकी औरतों के लिए हम लोग सिलाई कढ़ाई और रलियां बनाना और जो हैंडमेड जो काम होता है उसके लिए हम ट्रेनिंग्स उनको दे रहे हैं, ताकि वो लोग जो है उसमें काम के अंदर थोड़ा सा अपने सलाहियतें और ज़्यादा बढ़ा लें। और वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको लिंकेज करें इंटरनेशनल सतह पर किसी इदारे से। उसकी वजह ये होती है कि बेसिकली आपने भी देखा होगा कि जिस तरह एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक रली जो वहाँ पर 5,000 में एक मिडलमैन आकर परचेज करता है उस बनाने वाली औरत से, फिर वो मिडलमैन किसी अगले मिडलमैन को देते हैं वो 10,000 वाली, फिर वो किसी एक्सपोर्टर को देते हैं 20,000 में। 20,000 में एक्सपोर्टर जो है वो बाहर मुल्क भेजता है 40,000 में। 40,000 वाली फिर वो ही चीज़ वो वहाँ पर बिकती है 80,000 में। तो अब जो 5,000 की चीज़ थी वो बिकी है 80,000 में और 75,000 मिडलमैन के पास चला गया। तो बनाने वाले, मेहनत करने वाले को सिर्फ 5,000। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई ऐसे इदारे से हम उनको लिंकेज करा रहे हैं रोड इंटरनेशनल सतह पे, अमेरिका में, इंग्लैंड में या बड़े जो जहाँ पर उनकी खपत है, जहाँ पर वो उनकी सेल होती है, तो उस इलाके से बाकायदा डायरेक्ट हम लिंकेज करा देंगे ताकि जो मिडलमैन का प्रॉफिट है वो हमारे उस बनाने वाली औरत को मिला जाए। बहुत खूब। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह हम उस पर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमारा आगाज़ होने जा रहा है। और उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि हम मर्द हजरात जो हैं उनके लिए भी कोई ऐसा जो है सिस्टम को ट्रेनिंग का सिलसिला स्टार्ट किया जाए। तो उस पर और एक और हम लोग करने जा रहे हैं कि हम लोग जो गांव के अंदर
उनकी माली सूरत हाल बेहतर करने के लिए उनको जानवर प्रोवाइड कर रहे हैं, भैंस या गाय या बकरियां वगैरह, ताकि वो उसे पाल कर, क्योंकि यकीन घास फूस वगैरह तो उनको बासानी गांव में मिल जाता है, तो उनके लिए पालने के लिए तो कोई इशू नहीं है। और फिर उनका जब दूध होगा या जब बच्चे पैदा होंगे उन जानवरों के, तो वो उनके एक माली हालात उनके लिए बेहतर सिस्टम बन जाएगा, तो उससे उनके लिए, हमारे गाँव के लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। ये एक हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है। यकीनन रोटरी सब कुछ तो नहीं कर सकती, और हम तो एक मखसूस एरिया में और मखसूस लोगों तक ही कर सकते हैं। ये काम बेसिकली सोचने का तो हमारे इदारों का है, हमारा तबके का है कि वो इस चीज़ के ऊपर सोचें। ये मैं ज़ाती तौर पर जो बेनज़र इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उससे यकीनन चंद लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है, जिनको मिलते हैं उनको तो हो रहा है, लेकिन अगर यही पैसा किसी बड़ी फैक्ट्रीज या कोई ऐसा इंडस्ट्री सतह पर अगर लगाया जाए और उनको फिर वहाँ पर नौकरियाँ दी जाएं, तो वो ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल सही, ये मेरी ज़ाती राय है, लेकिन ज़ाहिर है यकीन जो लोग ऊपर सतह पर बैठे हुए हैं, हुक्मरान सतह पर, वो सोच रहे होंगे तो यकीनन कुछ बेहतर होगा इसके अंदर, तभी वो सोच रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो लेकिन ये एक मेरा अपनी ज़ाती राय थी कि अगर इस साइड पर भी सोचा जाए तो उसका काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। ये बड़ा ज़रूरी, ये एक मिसाल हमारे बांग्लादेश से ली जा सकती है। बिल्कुल ली जा सकती है, और हम मिसाल जब भी देते हैं कॉटेज इंडस्ट्री की, तो वहीं पे दी जाती है। मोहम्मद यासीन साहब की एक मिसाल दी जाती है, उनके एक इकोनॉमिक सिस्टम की, माइक्रो फाइनेंसिंग की दी जाती है कि जो छोटे कर्जे हैं, ये जो आप महीने इनको 1000 दो हज़ार रुपये दे रहे हैं, कर्ज की सूरत में दें, सॉफ्ट लोन उनको दें 10,000 15,000, और फिर इस इंडस्ट्री के अंदर वो इन्वेस्ट करें, उनको फैसिलिटेट करें, बिजली उनको दें, इस तरह की चीज़ें दें ताकि वो खुद कफील हो सकें। वगरना आप सारी ज़िंदगी उनको अपनी जेब से पैसे देते रहेंगे, ये मसला हल कभी भी नहीं होने वाला। और ये जैसे भी बात कर रहे थे शकील भाई, वहाँ के लोगों के अंदर, क्योंकि वो हुनर जानते हैं, वहाँ पे बचपन से ही हुनर कोई ना कोई शख्स जो है उसको सिखाया जाता है। हमारे यहाँ तो शहर में सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन वहाँ पर ये सिखाई जाती है, हर बच्चे के पास कोई ना कोई हुनर है। उसको अगर कैपिटलाइज किया जाए तो आपकी इकॉनमी भी चलेगी, वहाँ के लोगों का हालत ज़ार भी बेहतर होगा। ये गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है और इसके ऊपर काम करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी के पास कोई प्लान नहीं है। हम बहुत सारी रिपोर्ट्स बना कर देते हैं मुख्तलिफ वज़ीरों को, हुकूमत की टीमों को, लेकिन नतीजा हमेशा सिफर ही रहा है। अब ये निजी इदारे, फलाही इदारे जो काम करते हैं, ये इस चीज़ को जानते हैं और इसके ऊपर काम कर रहा है। अब ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि आप जो प्रोड्यूसर है उसको मार्केट तक एक्सेस दे दें, और उसके बीच में सिर्फ एक चीज़ है, वो है टेक्नोलॉजी। अगर उसका इस्तेमाल आ जाए तो ख्याल ये है कि वो सारी डील्स जो है वो खुद करने लग जाएगा, और फिर यही बच्चे जो हैं वहाँ के रहने वाले अपने घर वालों को फैसिलिटेट करेंगे, और फिर जो मार्केट तक उनका एक्सेस होगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। अब आगे और क्या कुछ होना बाकी है, मैं चाहूँगा अभी कुछ चीज़ों की आपने निशानदही की है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि निजी तंजीम जो है या इदारा वो एक हद तक जो है वो काम कर सकता है। उसके अलावा आप क्या समझते हैं? मैं चाहता हूँ मसाइल की आज निशानदही हो जाए जिसके ऊपर फ़ौरन से काम करने की ज़रूरत है। जी, अभी जिसने आपने जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है कि उससे भी फ़ायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल सही। तो उससे फ़ायदा उठाते हुए हमने तो एक छोटी सी कोशिश का आगाज़ किया है कि हम टेलीमेडिसिन पर काम करने जा रहे हैं। बहुत खूब। तो हम उन्हीं इलाकों के अंदर, वहाँ उसी इलाके का कोई जो डिस्पेंसर वगैरह इस टाइप के, जो हर गांव के अंदर कोई ना कोई इलाज मुआवजा करने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसे अमूमन आम लफ्ज़ों में अताई डॉक्टर कहा जाता है, तो वो उनका इलाज कर रहे होते हैं। तो लेकिन उनको इतनी नॉलेज या उतना उनकी प्रैक्टिस वगैरह इतनी नहीं होती, तो उन्हें हम लिंकेज कर रहे हैं किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल से, शहरों के किसी हॉस्पिटल से। हम उस गांव के अंदर वो पूरी स्क्रीन और पूरा सिस्टम लगा रहे हैं, और फिर वो किसी गांव में, किसी शहर में एक हॉस्पिटल से जो लोग होंगे, अच्छे डॉक्टर्स जो होंगे, अपनी फील्ड के माहिर जो होंगे, उनसे लिंकेज कर दिया जाएगा। जब वो पेशेंट वहाँ पर, जो ज़ाहिर एक दूसरे को वो स्क्रीन के ज़रिए देख रहे होंगे, तो वो वहाँ पर जो मरीज़ का बताएंगे कि वो इस किस्म के, ये इसकी सूरत हाल है, तो हमारे अच्छे डॉक्टर्स जो उसको बताएंगे कि भाई नहीं, ये दवाई देनी है या इलाज है, अगर ज़रूरत पड़े तो इनको शहरों में अंदर, शहर के अंदर किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना है तो उनको बता देंगे, इनको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये एक इस चीज़ का हम लोग आगाज़ कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि अगर ये हमारा सिस्टम कामयाब हो जाता है तो जो एक देहात का लोग जो शहरों में आकर 2500-3000 पे डॉक्टर की फीस देकर जो डॉक्टर को दिखाते हैं, वो उन्हें वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो सर्विस मिल जाएगी। बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त हुआ है। अब लास्टली शकील भाई, बहुत सारी चीज़ों की निशानदही की है आपने, बहुत सारे ऐसे मसाइल की निशानदही की जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो छोटे इलाके हैं वहाँ पर लोग क्या कुछ कर रहे हैं। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे
देखने वालों के लिए और ख़ास तौर पर मुखैर लोगों के लिए, हजरात के लिए जो आपके साथ ताउन कर सकते हैं, उनके लिए कोई मैसेज है तो ज़रूर दीजिए। बिल्कुल, मैसेज यही है कि जो मुखैर हजरात हैं वो ऐसे इदारों के साथ ताउन करें जो अमली तौर पर काम कर रहे होते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि एनजीओज़ में और रोटरी के अंदर थोड़ा सा फ़र्क यही है कि हमारी जो है रोटरी इंटरनेशनल ये है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक है। हम फ्री ऑफ कास्ट काम करते हैं। हमारे पास कोई भी शख्स जो है कोई उसकी पेमेंट वगैरह हमें नहीं मिलती, बल्कि हम अपनी जेब से फीस वगैरह देकर इस इदारे को चला रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो भी हमारी उस फीस के पैसों से ही हो रहे हैं, और वही पैसे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास प्रोजेक्ट्स की सूरत में आते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। वो ऐसे इदारों की हेल्प करें। बेसिकली हमारा कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, ना हम डोनेशन वगैरह पे जाते हैं, लेकिन कहीं पर कोई अच्छा काम देख रहे हो तो आप भी अपने किसी भी, आपके पास जो स्किल्स हैं या आपके पास जो माहिराना सलाहियतें मौजूद हैं, तो आप उन सलाहियतों के तहत ही उन लोगों की वहाँ पर खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और आखिर में यही पैगाम, मेरा पैगाम है, मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे क्या कहना है? इंशाल्लाह हमें सब मिलकर पाकिस्तान के लिए सोचना है और पाकिस्तान के लिए काम करना है। पाकिस्तान के लिए काम करना यही पक्की ज़रूरत है। शकील कायम खानी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और जब भी आप प्रोग्राम में आते हैं मुझे बहुत सारे मसाइल के बारे में पता चलता है जिनको जानना मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसकी निशानदेही हो सके, उसके बारे में बताया जा सके, ताकि अथॉरिटीज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं, नाम नेहादी सही लेकिन वो काम ज़रूर करें, सब में ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब, ये शकील कायम खानी साहब जो एक्स नाजिम भी रहे समारो डिस्ट्रिक्ट उमरकोट के, और तारीख़ी इलाका है, इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। बहुत सारे लोग तो इससे वाकिफ़ नहीं होंगे, सिर्फ किताबों में उन्होंने इसका ज़िक्र सुन रखा है या पढ़ रखा है। तहम ये कि ऐसे इलाकों को, जो इनके यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखा जाए। अब ये हम जब भी बात करते हैं, हुकूमतें जब भी आती हैं, नुमाइंदे जब भी आते हैं, या अर्बन इकॉनमी की बात करते हैं, हमेशा जो शहरी इलाकों की इकॉनमी है, उसके मसाइल हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। जो देही इलाके हैं और रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ के जो मसाइल हैं या वहाँ की इकॉनमी है, इसके ऊपर बात नहीं की जाती। तो हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए ऐसे इलाकों के और ऐसे मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू करें जो इस वक्त सब में ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बल्कि और बहुत सारे पाकिस्तान के जो दीगर इलाके हैं, जैसा अभी गुज़श्ता दिनों बात हुई आज़ाद कश्मीर के मामलात और मसाइल के हवाले से, जो वहाँ के चंद एक इलाके हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं, लोग रहने वाले बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं, और वहाँ के जो सतही मसाइल हैं, बल्दियाती नौइयत के मामलात और मसाइल हैं, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। आज उमरकोट के हवाले से बात हुई, और इंशाल्लाह आगे चल के फिर जो दीगर पाकिस्तान के इलाके हैं छोटे बड़े, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। तो यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।